हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी के साइंस चैनल। तो अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इस चैनल पर पहले जो हमारे टीचर थे, एक ही टीचर थे वो। तो उनका नाम है हिमांशु सर, जिनके नाम पर ये चैनल भी है, बीबी के साइंस शर्मा सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रियांशु चैटर्जी है और मैं आपके इस चैनल के का दूसरा टीचर हूँ। तो हिमांशु सर भी आपको इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं आपका फिज़िक्स लूँगा और मैं इस चैनल का दूसरा टीचर हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो इस वक्त टेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं और वो एनटीएससी के लिए अपीयर करेंगे। तो जो इस साल एनटीएससी के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो एनटीएससी है उसमें जैसे कि आपके जो भी जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि आपके सैट वाले पेपर में आते हैं। एनटीएससी में दो पेपर होते हैं, एक मैट का होता है और एक सैट का होता है। तो जो सैट वाला पेपर है उसमें आपके जैसे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस होते हैं। तो मैथ साइंस और सोशल साइंस में जो सिलेबस जनरली आता है वो आता है आपके 9th या 10th क्लास से। तो आप लोगों का मैं 9th 10th का फिजिक्स कवर करवाऊंगा और साथ ही साथ हिमांशु सर भी आपके 9th 10th की केमिस्ट्री कवर करवाएंगे। साथ ही साथ मैं और भी सब्जेक्ट्स करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजिक्स के 9th क्लास के चैप्टर से। तो हम लोग पहले 9th के चैप्टर से गो थ्रू करेंगे ताकि आपका 9th का फिर से फ्रेश हो जाए और फिर हम लोग 10th पे आ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर से, जो कि है, आपको पता ही है कि वो है मोशन। तो अगर मैं मोशन की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मोशन मतलब मूव करना, चलना। तो अगर हम मोशन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों, एंडलेस एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल से सबसे बड़ी जो गैलेक्सी हो गए या ये सब हैं, ये सब जो है मूव कर रहे हैं, सब है मोशन में है। तो मोशन के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि जैसे एक इंसान जो है वो चल रहा है, या फिर कोई गाड़ी चल रही है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, जैसे कि कोई कार हो गई या कोई बस हो गई, ट्रेन हो गई, कोई एरोप्लेन हो गया। और भी एग्जांपल है, जैसे कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, जैसे यहाँ पर एक मक्खी उड़ रही है, या फिर अर्थ का रोटेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे आप एग्जांपल्स अपने अराउंड देख सकते हैं मोशन के। लेकिन मोशन के भी अलग अलग स्टेट होते हैं। तो मोशन के दो स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब की स्थिति, स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार नहीं, स्टेट मतलब स्थिति। तो मोशन की दो स्थिति होती है। एक स्थिति को हम मोशन तो वैसे ही बोलते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, और इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो जो दूसरा स्टेट ऑफ मोशन होता है वो होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम, जो कि आपको लॉकडाउन में काफी ज्यादा मात्रा में मिली है, तो अब आपको जागना पड़ेगा। तो जो रेस्ट होता है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ, आराम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब कि रुका हुआ है। स्टेशनरी की स्पेलिंग, स्टेशनरी ई वाली स्टेशनरी नहीं है कि जो आप दुकान से जैसे लेते हैं, वो नहीं है। स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी में ए आ जाता है ई की जगह। तो स्टेशनरी मतलब कि जो चीज नहीं हिल रही है, जो कि रेस्ट पर है। सो जब कोई चीज स्टेशनरी है या रुकी हुई है, तब इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है मोशन को लेके, कि मोशन को आप वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। आपको हर तरह के मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जो कि किसी भी चीज की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको स्टडी कर रहा होता है। तो मैं यही एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं, जो कि यहां पर मैंने बनाई हुई है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन में दो इंसान हैं। एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। तो एक्स क्या कर रहा है कि एक्स जो है हमारे फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ है। फुटपाथ के ऊपर खड़ा होके वो एक गाड़ी को जाते हुए देख रहा है। गाड़ी उसके लिए आगे जा रही है। गाड़ी के अंदर एक और इंसान बैठा है, वो है वाई। और वाई क्या कर रहा है कि वो बाहर एक्स को देख रहा है। तो उसके लिए एक्स जो है वो किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। या अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से कहें तो गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जा रही है, और वाई के लिए एक्स जो है वो किस तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई कि अब हम किसकी बात सुने? एक्स कह रहा है कि जो वाई है और जो गाड़ी है ये दोनों साथ साथ राइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वाई कह रहा है कि एक्स जो है
वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब हम किसकी बात सुने, कौन सही है, ये दोनों आइडिया तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। तो सही जवाब है कि दोनों ही सही है। कैसे? क्योंकि हमने एक कंडीशन में किसी एक को एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया जो कि दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहले केस में हमने x को एक रेफरेंस फ्रेम बता दिया और y की मोशन को वो ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरे केस में मैंने y को एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया और फिर x को एज अ x के मोशन को हमने इससे स्टडी करवाया। तो x के फ्रेम में y राइट की तरफ मूव कर रहा है और y के फ्रेम में x लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप जैसे किसी व्हीकल में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें होती है वो पीछे की तरफ जा रही होती है या आपके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर नहीं आता है, लेकिन ये एक छोटी सी ब्रीफिंग मैंने आपकी करवा दी है जिससे ये पता चलता है कि मोशन को आप ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते। आप अपने आप मोशन को नहीं बता सकते, आपको एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। सो वापस आते हैं हम लोग मोशन पे। मोशन के अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोशन एक स्ट्रेट लाइन में, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हमारे पास और भी अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन होता है। जो ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे थे उसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, या हम उसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। तो और तरह के मोशन होते हैं जैसे कि हमारा सर्कुलर मोशन, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ अगर एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसका मोशन क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। जैसे कि अगर आपके सर को चक्कर आ गए तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। फिर हम आते हैं अलग तरह का मोशन, जैसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले और उसको हम एक पॉइंट के बैक एंड फोर्थ, या हम बोलते हैं टू एंड फ्रो, तो हम एक पॉइंट के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को इर्द गिर्द आगे पीछे करते रहते हैं। तो इस मोशन में वो एक पॉइंट के आगे और पीछे जाता रहता है। तो इस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने कोई पुरानी घड़ी देखी हो, कोई पुरानी क्लॉक हो, तो उस क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो क्या कर रहा होता है, वो एक मीन पोजीशन होती है उसकी। तो अगर आपने कभी पेंडुलम को रोक दिया तो पेंडुलम कैसे कैसे रहेगी, स्ट्रेट वर्टिकल रहेगी। अगर हमने उसको जरा सा अपनी मीन पोजीशन से हिला दिया तो वो वापस आएगी, वापस आके उसको थोड़ी सी स्पीड मिलेगी, ये फिर आगे निकल जाएगी मीन पोजीशन से, फिर आगे जाके फिर वापस आएगी। यही प्रोसेस चलता रहेगा जिसकी वजह से ये अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो चलती रहेगी। अब ये वेलोसिटी उसको कहाँ से मिली, ये बात हम लोग करेंगे आगे जाके, जो कि है एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना बता सकते हैं कि जो क्लॉक का पेंडुलम है वो किस मोशन में है, ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन की यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है। और भी तरह की ऑसिलेटरी मोशन होती है, जैसे कि एक स्प्रिंग में अटैच कर दिया हमने एक ब्लॉक को, तो स्प्रिंग क्या कर रहा होता है, स्प्रिंग जो है अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी शेप रिगेन कर लेता है। अगर हम एक स्प्रिंग को खींच दे तो वो लंबी हो जाती है, लेकिन अगर उसको फिर से छोड़ दे तो क्या करेगा, वो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेता है। तो शेप वापस रिगेन करने के लिए ये जो ब्लॉक है, मान लेते हैं ये अपनी मीन पोजीशन पर बैठा है, जहां पर जो स्प्रिंग है वो ना ही खिंचा हुआ है और ना ही दबा हुआ है। फिर मैंने इस ब्लॉक को हल्का सा मूव कर दिया तो क्या हुआ, ये अब फिर से ऑसिलेट करने लग जाता है उस मीन पोजीशन के अबाउट जहां पर हमने इसको शुरुआत में रखा था। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया ऑसिलेटरी मोशन का। फिर होता है एक पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर एक तरह का मोशन हो रहा है और ये रिपीटेड भी हो रहा है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल से बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, बच्चे सुबह उठते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं। तो ये जो स्कूल जाने का टाइम होता है, स्कूल से वापस आने का टाइम होता है, स्कूल की छुट्टी, स्कूल का शुरू होना, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है और ये रोज रिपीट होता है। तो एक रोज का टाइम इंटरवल है
जिसमें ये काम जो है रिपीट होते रहते हैं और एकदम वैसे के वैसे ही चलते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन का। तो अभी 9th के सिलेबस के हिसाब से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ थोड़ी सी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और ज़्यादातर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि लीनियर मोशन। अब इसी मोशन में हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं। तो कन्वेंशंस के तौर पर अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करें तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मैं राइट की तरफ मोशन कर रहा हूं तो राइट को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर प्लस डायरेक्शन की तरफ कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर कोई चीज राइट की तरफ मूव कर रही है तो उसकी मोशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को ऑपोजिट कर दूं यानी कि अगर ये राइट की जगह लेफ्ट में जाए तो इसकी मोशन किस डायरेक्शन में हो गई, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में हमने लेफ्ट को माना है। तो ये हमारे जो कन्वेंशंस है ये आगे जाके काम आ रही है। तो अभी हम लोग मोशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे अलग अलग तरह की क्वांटिटीज होती है जिससे कि आप फिजिक्स में चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो दो तरह की क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है? स्केलर क्वांटिटी वो चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच ओनली हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू है और सिर्फ एक वैल्यू है। तो स्केलर क्वांटिटी में अगर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उस चीज़ की सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। तो जैसे कि अगर हम बात करें किसी इंसान के मास की, लेट्स से कि उसका मास क्या है, 60 kg है, तो उसके जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने मेजर की है और वो फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, 60 kg। तो 60 kg मास की मैग्नीट्यूड है। हमें क्या इस मास के बारे में और कुछ पता है? नहीं पता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पता है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहा है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी और भी चीज़ें जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड है जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्टेंस ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वॉल्यूम जो आपको पता ही होता है कि ये भी एक तरह का, ये स्पेस ऑक्यूपाइड को मेजर करने का एक तरीका है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और करंट जो कि हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आपने सुना ही होगा हाउस होल्ड में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में, तो ये जो है 10th क्लास की टॉपिक है। तो हम इसको अगली बार आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ऐसी और भी क्वांटिटीज हैं तो इसलिए एटसेट्रा। फिर अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मास की बात को फिर से कंसिडर करें तो अगर किसी इंसान का मास 60 kg है तो हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं बोल सकते। अगर किसी चीज की स्पीड से 30 km/h है, हम इसको कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हम उसमें एक डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो वेलोसिटी है एक एग्जांपल। वेलोसिटी एक स्पीड जैसी ही चीज है पर हम स्पीड के साथ एक डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कहें कि किसी चीज़ की स्पीड 30 km/h है और उसकी डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं कि ईस्ट की तरफ है। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी, किसी चीज़ की स्पीड 30 km/h और उसकी डायरेक्शन ईस्ट है तो हमें क्या पता है उसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी है 30 km/h इन विच डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में हमें एक मैग्नीट्यूड भी पता है और एक डायरेक्शन भी पता है। अब जो है हम लोग मूव करते हैं जो एक्चुअल चीज़ें हैं हमारे मोशन से रिलेटेड। तो ये हमारी मोशन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे घर और मेरा घर आपके घर से लेट्स से 20 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे अगर आपके घर से मेरे घर तक आना हो या मेरे घर से अगर मुझे आपके घर तक आना हो तो मुझे 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करनी होगी। ये डिस्टेंस क्या है?
ये डिस्टेंस उस पाथ की लेंथ है जो पाथ मैंने आपके घर से मेरे घर तक आने में या फिर मेरे घर से आपके घर तक आने में ली है। यानी कि क्योंकि जो सड़कें हैं वो तो सड़कें हैं, वो अपनी जगह पे रहेंगी, मुझे वही सड़कें लेके आपके घर तक जाना होगा। तो जो पाथ मैंने ली है उस पाथ की जो लेंथ है उसको हमने क्या बताया, डिस्टेंस, जो इस केस में क्या है 20 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हैं, उन्हीं को अगर हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम की मदद से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये किसी भी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास अब जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट P पर रखा हुआ है और हमारे पास फुल फ्रीडम है कि हम इसको पॉइंट P से कैसे भी पॉइंट Q तक पहुंचा दें। तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए हमारे पास एंडलेस नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, हम कैसा भी रास्ता अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं। मैंने यहां पर सिर्फ 3 केसेस लिए हैं जिसमें एक पाथ है A, दूसरा है B, तीसरा है C। तो आप देख सकते हैं A पाथ जो है थोड़ा सा एक सेमी सर्कुलर टाइप का है और B जो है एक बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ सा टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है। तो और ये जो C पाथ है ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि आप P से सीधा Q की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास फुल फ्रीडम है, आप कैसा भी पाथ ले सकते हैं। ये पाथ रेड में क्यों हाईलाइटेड है, यही बताने के लिए मैं अगले क्वांटिटी पे आऊंगा जो कि है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसे पहले ही बताया था ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो ये जो लाइन है जो मैंने P से Q के बीच में ड्रॉ करी है, इसकी जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है इन द डायरेक्शन ऑफ P टू Q। ये डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन क्या है, P से Q। क्यों, क्योंकि हम लोग P पॉइंट से शुरू होकर Q पॉइंट तक गए। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सबसे छोटी पाथ लेंथ हो गई। और एक और बात भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग P से Q तक किसी भी पॉइंट तक जाए, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर केसेस में सेम ही रहेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि कोई भी चीज कितनी हिली है, अपनी जगह से कितना हिली है और किस तरफ हिली है। तो P से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुल मिला के Q तक जाकर हिली है। यानी कि हम कोई भी रास्ता ले ले, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ P टू Q। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और एक और बात आप देख सकते हैं इन सभी पाथ से कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ही क्यों, डायरेक्शन क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और आप एक स्केलर क्वांटिटी को डेफिनेटली एक डायरेक्शन से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और एक और इसी से मुझे एक कहावत की भी याद आ रही है कि एक कहावत थी, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो हमारा जो बुद्धू है वो बुद्धू घर से निकला है और फिर वापस आया है। तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर करके आया होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घर से निकला और वापस घर आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, वो कितना हिला, अपने घर से गया और घर वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0। क्यों, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट क्या हो गए, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट 0। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अभी का जो है इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक होगा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पीड और उसके साथ साथ वेलोसिटी। तो स्पीड भी डिस्टेंस की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है और अगर हम सिंपलेस्ट भाषाओं में बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये सिंपलेस्ट केसेस है जब हमारी स्पीड जो है वो मोशन के दौरान चेंज नहीं कर रही। ये है एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि जल्दी आ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जिसके बारे में आपने शायद पहले से पढ़ा हुआ होगा। और स्पीड को मेजर करने का भी एक और तरीका होता है, जैसे कि आपने गाड़ियों में देखा होगा, ये एक तरह का मीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर।
ये स्पीडोमीटर जो है ये हमारी स्पीड को मेजर कर रहा होता है इस नीडल के वजह से। तो अगर जैसे हमारी स्पीड है, ट्रैवल करी हमारी कार फॉर एग्जांपल एट 40 किलोमीटर्स पर आवर, तो हमारा स्पीडोमीटर कहाँ नीडल दिखा रहा होगा? 40 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका रिलेशन भी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट से है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन दी टाइम टेकन। ये वही फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि जिस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी और स्पीड को भी देखने का एक तरीका है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम है और हम डिस्टेंस को टाइम के साथ प्लॉट करें, तो अगर हम देखें कि एट दिस टाइम से t1 हमारा ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर किसी x वैल्यू पर है जिसको हमने नाम दे दिया x1। तो एट टाइम t1 द ऑब्जेक्ट इज एट x इक्वल टू x1 और एट टाइम t2 सिमिलरली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट पर हो गया? x इक्वल टू x2। तो हमारी जो स्पीड आई वो बेसिकली हमारी एवरेज स्पीड होगी क्योंकि हमने जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया है। तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो गई इस केस में, या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग एक डायरेक्शन को भी कंसिडर कर ही रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग वेलोसिटी को सेम रख रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो जो हमारी स्पीड v हो गई वो क्या हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हमारी डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1 अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1। क्यों? फिर से क्योंकि टाइम फिर से एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो हमने लार्जर टाइम में से स्मॉलर टाइम माइनस कर दिया। तो हमारी स्पीड जो v है वो क्या आई? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं s अपॉन t। यहाँ पर s हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है, अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए ताकि आप लोग बोर हो जाएं, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपका यहीं एंड करना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मोशन में क्या क्या होता है, किस तरह की चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती है एनटीएससी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली एक लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों के साथ जो और भी लोग एनटीएससी के लिए शायद पढ़ रहे होंगे उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें। और अंत में आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बीबी के साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।